यार तुम्हें भगवान की कसम है, अभी तो रोक दो यार, नाक लाल हो गई अब तो, पानी निकले जा रहा है यार। डेडिकेशन भी अजीब बला है यार। I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. तो भाई बढ़ते हैं हमारे ग्रेविटेशन के दूसरे वीडियो की तरफ, जहां पर हम बात करने वाले हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, आप किसी भी सेक्शन को बिलोंग करते हो, वेदर कॉम्पिटिटिव जा रहे हो, बोर्ड जा रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, नॉलेज चाहिए। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। चलो यार बढ़ते हैं और फोड़ते हैं इसको भी। तो यार ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है? तो पहले ग्रेविटी को समझो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन अर्थ एंड एनी अदर बॉडी इज बेसिकली डिफाइंस द ग्रेविटी। तो बहुत आसान भाषा में, एक बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो भाई जो ऑब्जेक्ट है, जो प्लैनेट है जिससे खींच रहा है ऑब्जेक्ट्स को, वो उसकी ग्रेविटी है। अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की, तो भाई जब फोर्स है तो यार ऑब्वियसली F इज इक्वल टू एम ए। अगर m कांस्टेंट होता है तो F इज इक्वल टू एम ए। तो अगर फोर्स है, मास है, तो एक्सेलरेशन तो पिक्चर में आएगा ही आएगा। और अगर हम बात कर रहे हैं किसी प्लैनेट की, जैसे अभी मैं एग्जांपल के लिए अर्थ ले रहा हूं क्योंकि हमारी बुक्स में भी अर्थ रिफर करते हैं, प्लैनेट लेंगे तो एमपी लिख देंगे यार, और क्या, मास ऑफ प्लैनेट बोल देंगे। अर्थ भी तो प्लैनेट ही है ना। तो यार अगर अपन से कोई कहे कि एक्सेलरेशन क्या होगा, तो भाई देखो अर्थ जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स से हम सबको सरफेस की तरफ खींच रही है, जो भी सरफेस पर है ऑब्जेक्ट, तो वो फोर्स है। और अगर मास भी है तो फोर्स अपॉन उस मास को करेंगे तो क्या निकल के आएगा? एक्सेलरेशन। और क्योंकि प्लैनेट की वजह से बात कर रहे हैं, मास की वजह से बात कर रहे हैं, इसीलिए उसको बड़ा बड़ा भारी भरकम सा नाम दे दिया, और वो नाम है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है। सो देखो कितना आसान है। द कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन एनी बॉडी बिकॉज ऑफ द अर्थ्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इट। और किसी भी, इसको अर्थ की जगह प्लैनेट लिख सकते हो, बिकॉज प्लैनेट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बस कहानी खत्म हो गई। तो भाई सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन किसकी वजह से? वो प्लैनेट के फोर्स की वजह से जो उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है, दैट इज इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। अब अगर मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास अर्थ है मान लिया, अर्थ का पूरा मास हम सेंटर पे मान सकते हैं, सेंटर ऑफ मास में हमने पढ़ा है। तो अगर ये मेरे पास एम ई है, यहाँ पर मैंने सरफेस पर एक स्मॉल मास एम रखा हुआ है, मैं मान लेता हूँ अपने आप को, और अगर मैं एम हूं तो ये आर डिस्टेंस है, तो मेरे पे कितना फोर्स लग रहा होगा? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन G m1 m2 by r स्क्वायर, मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ पार्टिकल अपॉन डिस्टेंस यानी रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर। सिंपल, पहला वाले वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा हो तो जाकर देखो, क्लियर होंगी और चीजें। अब अगर अपन देखें तो न्यूटन साहब के ही सेकंड लॉ पर आ जाए मोशन की, जब अपन बात करते थे, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? ma। और यहां पर A को मैंने क्या लिख दिया? G, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं? ग्रेविटेशनल। तो A को मैंने लिख दिया G, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया? mg। अब ये दोनों फोर्स को ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना यार, तो अगर दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या मिल रहा है? देखो mg इज इक्वल टू Gme इंटू m अपॉन आर स्क्वायर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कैंसिल हो गया, स्मॉल g इज इक्वल टू आ गया Gme बाय आर स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास स्मॉल g इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G। तो g इज इक्वल टू आ गया Gme बाय आर स्क्वायर। क्लियर है बात? अगर ये बात भी तुम्हारे क्लियर है तो भाई एक चीज सिखा रहा हूं, ये सब एक्स्ट्रा है ना। तो Gme को याद कर लो, Gme इज g इंटू आर स्क्वायर। मुझे कई जगहों पे एस्केप वेलोसिटी और बहुत सारी जगह पर मुझे Gme को रिप्लेस करना पड़ेगा, स्मॉल g के टर्म्स में फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो याद कर लो आज से, g इंटू मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू g इंटू रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर, gr स्क्वायर। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चन भी हो जाएंगे भाई हल्के। और एक बात याद रखना, ये फॉर्मूला तब यूज करना जब मास कांस्टेंट हो। अब तुम पूछोगे बाबा जी ऐसा क्यों? तो बहुत आसान एक डेरिवेशन अभी होने वाला है तुम्हारे सामने। अगर तुम्हें ये पता चले कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यही तो सीखना है हमको यार, कब कहां पे कौन सा हथौड़ा मारना, साला फोड़ ही देंगे एक बार में। बस देखो कैसे।
तो यार ये अपने पास आया G इज इक्वल टू जी एम ई बाय आर स्क्वायर। ये कब यूज करना है? जब मास कांस्टेंट हो। जैसे मैं अर्थ की सरफेस से बहुत ऊपर जा रहा हूं, बहुत दूर जा रहा हूं, तो अर्थ का मास थोड़ी ना बदलेगा यार। तो जब मैं बाहर जा रहा हूं ना, अर्थ की सरफेस से ऊपर जा रहा हूं, तो मैं जी एम ई बाय आर स्क्वायर ही यूज करूंगा। मेरे डेरिवेशंस बहुत आसान हो जाएंगे। अब यही बात थोड़ी थोड़ी समझ में। अब देखो, मुझे चाहिए डेंसिटी के टर्म्स में। हम हर फॉर्मूला अब डेंसिटी के टर्म्स में भी निकालेंगे। तो हम ये मान रहे हैं अर्थ अंदर से जो है ना, पूरा एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी यूनिफॉर्म डेंसिटी है। मतलब अंदर कुछ क्रस्ट वरस्ट और कुछ नहीं है, कोई डेंसिटी नहीं बदल रही, पूरे टाइम डेंसिटी क्या है? सेम है। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अपन मास को क्या लिख सकते हैं? डेंसिटी, अगर ये अर्थ की डेंसिटी है, इनटू वॉल्यूम। अब मैंने तो स्फेरिकल मान लिया ना, तो ये क्या हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब। तो डेंसिटी मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। जैसे ही मेरे पास आया डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, मैंने क्या किया? मैंने मास की जगह पर रख दी वैल्यू। यहां पे देखो G बाय आर स्क्वायर तो वही है, बस मैंने मास की जगह पर लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। क्यों? क्योंकि मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखो भाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, फॉर्मूला आ जाएगा 4/3 पाई रो जी आर पजेरो। अब वो जैसे याद रखो तुम्हारे ऊपर है, बट यस, G इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर। कहानी खत्म। ये आ गया डेंसिटी के टर्म्स में। और ये फॉर्मूला तब यूज करना जब रो सेम रहे, यानी कि जब मैं अर्थ के अंदर जाऊंगा तो भाई मेरी डेंसिटी सेम रहेगी, मास बदलता जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे अर्थ के अंदर जब मैं जाऊंगा ना, तो वो जो उस इनक्लोज्ड वाला मास है ना, जैसे जैसे अंदर जा रहा हूं, जितने जितना अंदर जा रहा हूं, तो जो सर्कल बन रहा है ना मेरी रेडियस के कारण, जो मेरी सेंटर से डिस्टेंस है उसके कारण, सिर्फ उतना ही रीजन मुझ पे फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब है कि जब मैं अर्थ के अंदर जाऊंगा तो मेरी डेंसिटी वाले फॉर्मूले को प्रेफर करूंगा, तो आसान हो जाएगा डेरिवेशन। और जब मैं बाहर रहूंगा तो मैं मास वाले फॉर्मूले पे जाऊंगा, तो मेरा आसान हो जाएगा डेरिवेशन। तो यार इसको देख लो, बड़े आसानी से समझ में आ गया। G इज इक्वल टू 4/3 पाई रो जी आर। ये फॉर्मूला तब जब तुम अर्थ के अंदर जा रहे हो। तो बात क्लियर हो गई, बिल्कुल दिमाग में क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अगर तो यार एक चीज और यहां से सीख जाओगे तुम कि भाई ये फॉर्मूलेज जो हैं कब यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, सीख गए। अब अपने पास आता है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट ये बात भी है, ये बात भी हमारे स्कूल में पूछी जाती है कि बताओ भाई G का वेरिएशन कैसा होगा? अगर मैं अर्थ की सरफेस के अंदर जा रहा हूं तो G में क्या वेरिएशन आएगा? मैं अर्थ के ऊपर जाऊंगा तो G में क्या वेरिएशन आएगा? तो भाई उस वेरिएशन को देखो कितना आसान है। अगर मुझसे कहा जाए वेरिएशन इन G विथ डेप्थ बताइए, वेरिएशन में अंदर जा रहा हूं तो देखो मैं तुम्हें यह सिखाना चाह रहा था अभी थोड़ी देर पहले, जो मेरी बात तुम्हारे दिमाग तक एकदम नहीं पहुंची ना, वो ये है। क्या पहुंचने वाली है? देखो, अगर मैं यहां पर था, ऑब्जेक्ट यहां पर है, सरफेस पर है, सरफेस पर है, तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है? 4/3 पाई रो जी आर। मैंने कहा था ना मैं डेंसिटी वाला कब यूज करूंगा? जब मैं अंदर जाऊंगा। मैं मास वाला कब यूज करूंगा? जब मैं सरफेस के ऊपर जाऊंगा। मैं अभी अंदर जा रहा हूं, तो मेरे पास क्या आएगा? जी बताओ जरा। 4/3 पाई रो जी आर, ये हो जाएगा मेरे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जैसे ये हुआ, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मैं जा रहा हूं सरफेस के अंदर। जैसे ही मैं सरफेस के अंदर गया, इस पॉइंट पर आया, कितनी डेप्थ पे आ गया? D। तो अब देखो, ये जो मेरी सेंटर से डिस्टेंस होगी, अगर ये रेडियस है और मैं D डेप्थ पे आ गया, तो अब मेरी डिस्टेंस कितनी बचने वाली? R-D। तो यार ये जो R-D का सर्कल है ना, सिर्फ इसके अंदर का मास मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। बाहर वाला, बाहर की बात हो गई। अभी मुझे उसमें इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, ये सब मैं बता सकता हूं, बहुत डिटेल वाली बातें। क्यों जाएं अभी हम? फिलहाल इतना समझो, जो इनसर्कल मुझे कर रहा है R-D का सर्कल, वो जो स्फीयर है वो मुझे इनसर्कल कर रहा है, वो मुझ पे अब फोर्स लगाएगा, उसका मास चाहिए। परेशान हो जाते हैं जब टीचर ये वाला तरीका अपनाता है, मास वाला। यहां पे फिर वो डेंसिटी निकालेगा, फिर वो बहुत सारा कहेगा यूनिट का इतना है तो इतने वॉल्यूम का इतना होगा। इतना करना ही नहीं है ना यार, मुझे नहीं करना। मुझे तो सिंपल तरीका आता है, मैं करूंगा सिंपल तरीका। भाई पहले डेंसिटी के टर्म्स में लिख लिया सरफेस पे, अब अंदर आ गया, D अंदर आ गया, तो बची कितनी डिस्टेंस? R-D। तो ये क्या हो जाएगा? डेप्थ पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 4/3 पाई रो जी आर। नहीं है, अब क्या है? ये डिस्टेंस कितनी बची? R-D। तो यहां लिख दिया मैंने R-D। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2।
और इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दिया क्योंकि मुझे g और दोनों g में रिलेशन चाहिए कि कैसे वेरी हो रहा है ये। तो भाई GD को G से जब डिवाइड किया तो डिवाइड करने पे ये मिल रहा है 4/3, 4/3 कैंसिल, पाई कैंसिल, रो कैंसिल, G कैंसिल, ये बचेगा R माइनस डी अपॉन आर। जैसे ही बचा ये R माइनस डी अपॉन आर, तो भाई अब आपको कुछ नहीं करना, इस G को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा R माइनस R अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर, तो ये हो जाएगा G इंटू 1 माइनस डी बाय आर। इसको सेपरेट किया। अगर इसको कोई आपसे कहे, ये आंसर आ चुका है और ये दिखा रहा है माइनस साइन कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी ये चीज कम होती चली जाएगी, यानी कि एज यू आर गोइंग इनसाइड द अर्थ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। मतलब जब अर्थ के अंदर जा रहे हो तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होता चला जा रहा है। तो यार ये GD कम होता चला गया, GD इज इक्वल टू G माइनस DG बाय R। मैंने इसको ओपन किया, एक और फॉर्मूला दे रहा हूं तुमको न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं इसको इधर लाऊं G को, तो ये हो जाएगा GD माइनस G। ये चीज क्या बता रही है, GD क्या है उस डेप्थ पे एक्सेलरेशन, G क्या है सरफेस पे एक्सेलरेशन। इन दोनों के बीच का माइनस करोगे तो क्या है, चेंज इन G। और ये जो G आएगा, जब तुम इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे, इसको इधर लाओ, G को डिवाइड में लाओ, तो ये बचेगा माइनस का D बाय आर। ये चीज कहलाएगी चेंज इन G अपॉन ओरिजिनल G, ये कहलाता है रिलेटिव चेंज। और अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस डी बाय आर इंटू 100, कहानी खत्म। यानी कि रिलेटिव चेंज इन डेप्थ कितना आ रहा है, माइनस का डी बाय आर इंटू 100। भाई और क्या चाहिए, वेरिएशन समझ में आ गया। माइनस बता रहा है कि जैसे जैसे डेप्थ में जाते जा रहे हो वैसे वैसे G कम होता चला जा रहा है। यार एक बार और इस डेरिवेशन को जरूर देख लेना, अगर तुमको जरा सी भी दिक्कत है तो बस इतना याद रखना, ये बूटी बाबा जी की लेके जाना कि भाई जब मैं अंदर जाऊंगा तो फॉर्मूला यूज करूंगा 4/3 पाई रो GR, और जब मैं सरफेस के ऊपर जाऊंगा मास कांस्टेंट है तो GME बाय आर स्क्वायर। बस दो फॉर्मूले हैं, कहानी खत्म है। GD भी हो गया, G भी हो गया, 1 माइनस डी बाय आर से तुम फॉर्मूला भी निकाल ले जाओगे। जल्दी से ले लो पहले तुम इसका स्क्रीन शॉट। वापस, तो भाई ये हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरिएशन विद डेप्थ। आसान है ना यार, बस तो जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। कोई डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर दो, और फॉलो करना तो भूल मत जाना। और वीडियो शेयर नहीं किया ना तो सोच लेना, कुछ नहीं सोच लेना, बाबा जी तो तुम्हारे लिए थे, हैं और रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हो।